पहले दो वीडियो में जो फ्री वीडियो था उसमें हम लोगों ने यहाँ तक देखा था फॉरेक्स फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अभी यहाँ से हम लोग चालू करते हैं। ये भी पार्ट कवर किया था और इससे पहले ये भी ये जो है ये भी पार्ट हम लोगों ने किया किया था। फॉरेक्स दो प्रकार के होते हैं। एक ओटीसी प्रैक्टिस जो कि ओवर द काउंटर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। फॉरेक्स इज फॉरेन एक्सचेंज ओवर द काउंटर ऑफलाइन और डिसेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ वेरियस करेंसी पेयर्स। और यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइज क्यों बोला जाता है, क्योंकि किसी का मालिकाना हक यहाँ पे नहीं है और कोई भी आके ट्रेडिंग कर सकता है और कोई भी आके पैसे कमा सकता है या गवा सकते हैं। अगर आपका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है प्रिंसिपल प्रिंसिपल के साथ और लिवरेज कम यूज करके आप यदि ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग से बेहतर कोई जगह भी नहीं हो सकता है। ये भी मैंने बताया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इज द कन्वर्शन ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर। It is one of the world's most actively traded markets with an average daily trading volume of $6.6 trillion according to the Bank of International Settlements। ये जो है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2019 का डेटा है। और ये सबसे बड़ा लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी ज्यादा, जहां पे भी लिक्विडिटी ज्यादा है वहां पे ट्रेडर्स बहुत होते हैं ना। बायर्स भी बहुत हैं और सेलर्स भी बहुत हैं, तो किसी भी वक्त 24 घंटे के अंदर किसी भी वक्त आप बैठ के पैसे कमा सकते हैं या गवा सकते हैं। लेकिन हम लोग जो आपको बताएंगे या सिखाएंगे वो सिर्फ पैसे कमाने के जो है टेक्निक्स आपको, या तकनीक बोलते हैं हम लोग, वो हम लोग सिखाएंगे। तो ये टर्नओवर देख लीजिए, मैंने $6.6 ट्रिलियन को मैंने ये अपने इंडियन रुपीस में बदला है। 66 के आगे 11 शून्य लगा लो, मल्टीप्लाई बाई 82। अभी जो रेट चल रहा है 82 का, तो इतना सारा टर्नओवर बन जाता है। और ये बहुत होती है। और दुनिया में कोई भी जो ट्रांजैक्शन होते हैं, इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए ये फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज का जगह है। आप चाहें बहुत सारे पैसे कमा भी सकते हैं या गवा भी सकते हैं। ठीक है, आगे निकलते हैं हम लोग। ये फॉरेक्स पार्टिसिपेंट्स को देख लेते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स को ये लगता है कि हमारे जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है वो एक्सचेंज रिलेटेड होती है, एक्सचेंज में होती है ट्रेडिंग करके। ऐसा कुछ भी एक्सचेंज नहीं है। हालांकि एक्सचेंज दुनिया भर में है। ऑस्ट्रेलिया का एक्सचेंज है, जापानीज का टोक्यो का एक्सचेंज है, यूके का एक्सचेंज है, यूएसए का एक्सचेंज है, लेकिन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग नहीं होती है। तो फिर ये दाम कहाँ से आता है, प्राइस कहाँ से आता है? तो प्राइस आती है सेंट्रल बैंकों से, कॉरपोरेट बैंकों से। और और ये प्राइस को फिल्टरिंग करके ब्रोकर्स डिस्प्ले करते हैं अपने MT4 या MT5 ट्रेडिंग या वेबसाइट ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म होती है वहां पे। तो एक्सचेंज रिलेटेड क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगर एक्सचेंज रिलेटेड होता तो 8 घंटे का काम हो जाता, या 9 घंटे का, या 10 घंटे का काम हो जाता। क्योंकि कोई भी एक्सचेंज जो है वो 8 या 9 या 10 घंटे का ही काम रहता है। यदि आप ऑस्ट्रेलिया के एक्सचेंज में काम करते तो फिर आपको 8 या 9 घंटे के बाद आपका पोजीशन जो है एक तो वाइंड ऑफ करना पड़ता या फिर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता। तो यहाँ पे एक्सचेंज रिलेटेड कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। तो फिर ट्रेडिंग कहाँ कहाँ पे होती है और ये क्या हो रहा है? कौन ये रिस्क ले रहा है और कहाँ पे हमारा ऑर्डर चला जाता है? चलिए देखते हैं इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि प्राइस कहाँ से आती है और कौन पार्टिसिपेशन करते हैं और कौन ये रिस्क ले रहा है सबसे ज्यादा। ये सारा चीज हम लोग धीरे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं सेंट्रल बैंक या कॉरपोरेट बैंक्स, ब्रोकर्स, कमर्शियल बैंक्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, टूरिस्ट इन्वेस्टर्स, इमिग्रेंट्स, रिटेल ट्रेडर्स, HNIs, और जो कि जो बोलते हैं ना रिटेलर्स, जो हैं रिटेलर्स ट्रेडर्स जो हैं वो हैं। तो यहाँ यहाँ पे एक्सचेंज कहाँ है? एक्सचेंज तो नहीं है। तो ये कैसे, ये चलता कैसे है? तो जैसे कि मैंने कहा था कि सेंट्रल बैंक जो है एक्सचेंज रेट रिलीज करते हैं, हर हर वक्त एक्सचेंज रेट रिलीज करता है, वो डिस्प्ले हो जाता है। वो डेटा जो है वो ब्रोकर्स को दिया जाता है। ब्रोकर्स क्या करते हैं? ब्रोकर्स अपने क्लाइंटों को देते हैं कि ये है हमारा बिड प्राइस और ये आस्क प्राइस।
बोला तो सेलर का प्राइस और बायर का प्राइस वो लोग देते हैं और आपस में वो लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं। लोग क्लाइंट बाय करते हैं तो फिर ये कहाँ पे रेट चला जाता है, ये बाइंग जो करते हैं क्लाइंट वो कहाँ पे चला जाता है, ऑर्डर कहाँ पे चला जाता है, ब्रोकर लेके सेंट्रल बैंकों के पास दे देता है। तो सेंट्रल बैंक जो है वो झेल लेता है आपका ऑर्डर, एक्सचेंज नहीं, एक्सचेंज झेलता नहीं है। अगर वो सेंट्रल बैंक होता कौन है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। लिक्विडिटी प्रोवाइडर बोला तो सेंट्रल बैंक है, या फिर कॉर्पोरेट बैंक भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकता है, या आर्बिट्रेगर्स या हेडजर्स जो होते हैं वो भी इसमें शामिल है। वो लोग रिस्क लेना चाहते हैं। हम लोगों ने अगर बाय ले लिया तो उन लोगों का पोजीशन जो है वो सेल रहेगा, और हम लोगों ने सेल पोजीशन ले लिया तो उन लोगों का पोजीशन बाय रहेगा, बाय पोजीशन। वो रिस्क क्यों ले रहे हैं? हमारे ब्रोकर्स रिस्क नहीं लेते हैं। रिस्क कौन लेता है? सेंट्रल बैंक्स। अगर सेंट्रल बैंक्स रिस्क ले रहा है तो वो क्यों ले रहा है? क्योंकि उनको भी पता है कि 100 में से 90 लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो सुनते नहीं किसी का, और वो अपने ही तरीके से वो हार जाते हैं। बोले तो कोई प्रिंसिपल रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ भी नहीं रहता है, स्टॉप लॉस नहीं रहता है। ज्यादातर वैसे ही बोले तो ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हैं विदाउट एनी टूल्स। ओके, इसी वजह से जो है वो लोग हार जाते हैं, और उनको भी पता है, सेंट्रल बैंकों को भी पता है कि बहुत सारे लोग इसमें हार जाते हैं करके। हमारे जो ट्रेनिंग स्टाइल जो है वहां पे 10% जो लोग जीत जाते हैं उसी में शामिल होते हैं, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से आपको गाइड करते हैं कि कैसे आपको ट्रेड करनी है करके। चलिए, सेंट्रल बैंकों के पास आपका ऑर्डर चला गया। ओके, आपने बाय की और सेंट्रल बैंक ने अपने तरफ से वो सेल किया होगा या झेल लिया वो ऑर्डर। वो झेलते क्यों हैं? क्योंकि सेंट्रल बैंकों के पास या लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास एक ही ब्रोकर नहीं रहता है, एक ही ब्रोकर का ऑर्डर नहीं रहता है। उनके पास 10 15 या 20 ब्रोकर के या सैकड़ों ब्रोकर्स की ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो सैकड़ों ब्रोकर्स की ऑर्डर्स का जो उदाहरण हम लोग बाद में बताएंगे। एक ही ब्रोकर के पास अगर 10,000 ट्रेडर्स हो तो लगभग 9,000 ट्रेडर्स हार जाते हैं, और 1,000 ट्रेडर्स जो जीत जाते हैं, उन उन लोगों के लिए सेंट्रल बैंक पैसे देने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक ब्रोकर के पास से 10,000 ट्रेडर्स उनके पास चला जाता है ऑर्डर लेके। तो अगर सोचिए कि 20 ट्रेडर्स, 20 ब्रोकर्स हैं सेंट्रल बैंकों के पास, तो कितने सारे हारने वाले लोग हैं। तो हारने वाले लोगों से जीतने वाले लोगों को पास करने में कितना समय लगेगा? तो सेंट्रल बैंक झेलता क्यों है सारे के सारे ऑर्डर्स? क्योंकि उनको पता है कि लगभग 90% लोग यहाँ पे हार जाते हैं करके। तो उससे उससे ये पता चलता है कि ये लोग ये एक्सचेंज क्यों लेके नहीं आता है, या एक्सचेंज एक्सचेंज ट्रेडिंग क्यों नहीं होती है? वो तो दिक्कत होती है। एक्सचेंज ट्रेडिंग अगर होता तो कहीं ना कहीं फ्यूचर्स रहता, उसमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग रहता या ऑप्शंस ट्रेडिंग रहता, कहीं एक्सपायरी रहता और प्रीमियम भी रहता। यहाँ पे तो बिल्कुल वैसा नहीं है। लाइव डेटा जो सेंट्रल बैंक्स देते हैं वही डिस्प्ले कर रहा है ब्रोकर्स, और ब्रोकर्स थोड़ा स्प्रेड चढ़ा के और कमीशंस चढ़ा के अपने क्लाइंटों को देता है। और क्लाइंट ट्रेडिंग जरूर करता है अच्छी तरह से, रियल टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग होती है, लाइव ट्रेडिंग में ही होती है ट्रेडिंग। लेकिन होता क्या है, आपका जो भी ऑर्डर है वो चला जाता है सेंट्रल बैंक या लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास। लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी सेंट्रल बैंकों जैसा ही है। वो लोग हमारा जो ऑर्डर वो लोग जेल लेता है। तो जब भी सेंट्रल बैंक या लिक्विडिटी प्रोवाइडर जेल लेता है हमारा ऑर्डर, हमारा ऑर्डर वो कैप्चर कर देता है, तो उनको बोलते हैं ए बुक प्रैक्टिस। ए बुक प्रैक्टिस का मतलब ब्रोकर को कोई रिस्क नहीं है। अगर क्लाइंट जीत भी जाता है तो ब्रोकर पैसे दे देंगे, और क्लाइंट हार जाता है तो सेंट्रल बैंक के पास पैसा रहेगा। और ब्रोकर सिर्फ जो है कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, कमीशन या ब्रोकरेज जो बोलते हैं। अगर ब्रोकर्स ने आपका ऑर्डर ब्रोकर्स ने खुद जेल लिया, खुद रखा, उन्होंने एलपी प्रोवाइडर को भेजा नहीं, उन्होंने सेंट्रल बैंकों को भी भेजा नहीं है, तो क्या हो जाता है? वो बी बुक प्रैक्टिस होता है। यहाँ पे ब्रोकर खुद जेल लेता है, और इस तरीके से जो चलाता कोई उसको बोलते हैं बी बुक प्रैक्टिस। और बहुत सारे बी बुक प्रैक्टिस जो करते हैं वो हार जाते हैं, क्योंकि इनमें से अगर एक एक बंदे ने 1 करोड़ डाल के 10 करोड़ कमा लिए, तो 9 करोड़
किसने देनी पड़ती है? ब्रोकर्स ने देनी पड़ती है। इसी वजह से ब्रोकर्स, कहीं ब्रोकर्स को हम लोगों ने देखा है कि हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल करते हैं, ए बुक और बी बुक का भी। और एक चीज है डीलिंग डेस्क करके। डीलिंग डेस्क भी होती है, ब्रोकर्स जो है बी बुक प्रैक्टिस जो करते हैं वो डीलिंग डेस्क करते हैं, क्योंकि ऑर्डर्स जो है वो अपने आप रख लेता है, वो झेल लेता है रिस्क। तो इस तरीके से जो ऑपरेट करने वाले जो ब्रोकर्स हैं उसको बोलते हैं हम लोग बी बुक ब्रोकर्स। और यदि आपका ऑर्डर्स ब्रोकर लेके सेंट्रल बैंकों को दे रहा है या लिक्विडिटी प्रोवाइडर को देते हैं, वो अच्छा प्रैक्टिस भी होती है, और उसको बोलते हैं हम लोग ए बुक प्रैक्टिस, जहां पे ब्रोकर्स कितने भी चाहे, सॉरी, क्लाइंट चाहे कितने भी पैसे कमा ले ट्रेडिंग करने के बाद, कितनी भी प्रॉफिट मुनाफा या जो फायदे पाए, तो ब्रोकर्स दे देंगे, क्योंकि ब्रोकर्स के पास पैसे नहीं है। पैसे किसके पास है? पैसे सेंट्रल बैंकों के पास है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास है, वो लोग दे देंगे। लेकिन यदि ब्रोकर्स ने खुद रखा है पोजीशन को और क्लाइंट जीत जाता है, तब जाके प्रॉब्लम आ सकता है। यदि ब्रोकर्स के पास ज्यादा ट्रेडर्स नहीं है और हारने वाले ट्रेडर्स नहीं है, तो ब्रोकर्स हार सकते हैं। यदि ब्रोकर्स बहुत बड़ा है, एकदम बड़ा है, तो फिर वो ए बुक और बी बुक प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप खुद में सोचना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ए बुक में ही, ए बुक जो प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी ब्रोकिंग हाउस ए बुक प्रैक्टिस करते हैं, उन्हीं के पास आपको खाता खोलना है और आपका जो है ट्रेडिंग चालू वहां पे करनी है। तो कमर्शियल बैंक्स क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स क्यों होती है? यहाँ पे कमर्शियल बैंक भी ट्रेडिंग करती है। तो वो ट्रेडिंग किसके मदद से करते हैं? ब्रोकर्स के मदद से। ब्रोकर के पास आप कमर्शियल बैंक का जो है ऑर्डर चला जाता है, और सबसे ज्यादा ऑर्डर जो चला जाता है वो एक्सपोर्टर्स का, इंपोर्टर्स का, टूरिस्ट का, इन्वेस्टर्स का, रिटेलर्स का और इमिग्रेंट्स का। ये फिजिकल ट्रांजैक्शन भी हो सकती है या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड प्रैक्टिस बोलते हैं, और फिजिकल ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग बोलते हैं ओटीसी, ओवर द काउंटर। चाहे कुछ भी प्रैक्टिस हो, ब्रोकर्स का काम क्या है? ब्रोकर्स का काम है बायर्स से सेलर को मिलाना और सेलर को बायर से मिलाना। तो यहाँ पे मिलन जो होती है, बायर्स और सेलर्स का मिलन जो होती है, सेंट्रल बैंकों में होती है। अगर इस तरीके से अगर हो जाता है सेंट्रल बैंकों में या लिक्विडिटी प्रोवाइडर में, बायर्स और सेलर्स का मिलन हो जाता है, तो अच्छी बात है। तो क्या होगा? एक सेफ ट्रेडिंग प्रैक्टिस होगी और ब्रोकर जो है भागेगा नहीं। यदि ब्रोकर्स जेल लेता है आपका ऑर्डर, तो कहीं ना कहीं धोखा धोखा हो सकता है आगे चल के, अगर इनके पास ज्यादा ट्रेडर्स नहीं है, और जो ट्रेडर्स है वो सभी ट्रेडर्स जीत जीत जाते हैं, तो आपका जो है पैसा नुकसान में चला जाएगा। तो आपको चुनना है ए बुक ब्रोकिंग हाउस, आपको चुनना है। वैसे लिस्ट हम लोग दे देंगे ट्रेनिंग के दौरान, आपको ए बुक लिस्ट हम लोग जो है लिस्ट आपको दे देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। और विस्तार से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है फॉरेक्स पार्टिसिपेंट्स में। ये फॉरेक्स रहा है। फॉरेक्स में पार्टिसिपेंट्स कौन है? इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं, जो कि मैंने बताया था। रिटेलर्स हो सकता है, एचएनआईस हो सकते हैं, सेंट्रल बैंक्स जो वो भी कवर किया, कमर्शियल बैंक्स वो भी कवर किया, इन्वेस्टमेंट्स, हेजर्स और आर्बिट्रेगर्स। हेजर्स जो होते हैं ना, जो बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं प्रोटेक्शन करने के लिए, उनका फंड प्रोटेक्ट करने के लिए बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं। हो सकता है बाय का पोजीशन ज्यादा हो और सेल का पोजीशन कम हो, लेकिन हमेशा वो सोचता है कि कहीं ना कहीं मार्केट कहीं भी जाए, कहीं पे भी जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए, उन लोगों का जो पोजीशन है वो हेज के रूप में रहता है कि मार्केट कितना भी पैनिक होने दो, तो मंदी में जाने दो या तेजी में चला जाने दो, उनके पास ऐसे फंड्स रहते हैं जहां पे वो हेज में रहते हैं। दोनों तरफ के पोजीशन, बाय के भी और सेल के भी पोजीशन रहते हैं। फर्म्स एंड कॉरपोरेशंस ये भी शामिल है फॉरेक्स में, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि एक्सचेंजेस जो रहते हैं, फिजिकल एक्सचेंजेस भी होती है और ब्रोकर्स भी होती है यहाँ पे। और इतने सारे जो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन जो होती है, फिजिकल हो या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, बोले तो ओटीसी हो या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जो कि हम लोगों ने कवर किया था 6.6 ट्रिलियन डॉलर। अब जाकर के वो 9 ट्रिलियन डॉलर्स भी हुआ होगा। ये रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन है। अनरजिस्टर्ड जो ट्रांजैक्शन इससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकिंग हाउस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है।
ओके, रेगुलेटेड नहीं है और रजिस्टर्ड भी नहीं है। इसलिए अगर आप वो सारे पकड़ेंगे तो ट्रांजैक्शन बहुत सारे हो जाते हैं, तो वो तो वैलिड भी नहीं है वो ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, वो ब्लैक मार्केट में चला जाता है। चलिए, फॉरेक्स ये 24 आवर्स क्यों होती है या 24 घंटे का काम क्यों होता है? मैंने ये भारतीय लोगों के लिए बनाए हैं, भारतीय व्यक्तियों के लिए मैंने ये बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं, टाइम जो है मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, ये भारतीय समय के अनुसार जो है। ऑस्ट्रेलिया का जो मार्केट है, ओके, ये भी मैंने बताया नहीं कि यहाँ पे दो सीजन है, एक समर सीजन और विंटर सीजन। और समर सीजन में होता क्या है कि थोड़ा समय बदलता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का जो मार्केट है, वो सिडनी का मार्केट, वो 3:30 बजे, सुबह के 3:30 बजे हमारे समय के अनुसार सुबह के 3:30 बजे चालू हो जाता है और 12:30 बजे दोपहर तक चल जाता है। और देखिए, 3:30 बजने के बाद बिल्कुल 2 घंटे के बाद हमारा जो है जापान का मार्केट चालू हो जाता है, जो कि 5:30 से 2:30 बजे तक चलता है। 2:30 बजने के पहले यूके का मार्केट 1:30 बजे चालू हो जाते हैं दोपहर के, और लगभग 10:30 रात के समय तक ये चालू रहता है। और 10:30 बजने के पहले यूएसए का मार्केट 6:30 बजे चालू हो जाता है और 2:30 बजे तक वो चालू रहता है। लगभग 1 घंटे का गैप रहता है, हमारे टाइम के अनुसार 1 घंटे का गैप रहता है। तो अगर दो मार्केट एक साथ चलता है तो उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओके, भले ही एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई मार्केट खुल जाता है और ओवरलैपिंग होती है, खुलता है मार्केट तभी भी तेजी मंदी आती है। और जब ओवरलैपिंग होती है, दो मार्केट एक साथ जब चलता है, तब ज्यादा तेजी और मंदी होती है या वॉलेटिलिटी ज्यादा रहता है, बायर्स और सेलर्स ज्यादा शामिल होता है। और इसी वजह से फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत सारे हलचल हो जाती है। जैसे कि 3:30 बजे से 5:30 बजे तक तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का मार्केट था। जैसे 5:30 बज जाता है, 5:30 बजे से 12:30 बजे तक जापान का टोक्यो मार्केट भी चालू है और ऑस्ट्रेलिया का सिडनी मार्केट भी चालू है। देखो, 5:30 से 12:30 बजे तक दो मार्केट चालू रहते हैं। इसी वजह से जापान का जापानीज येन और ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है, दोनों जो पैर्स, जो एयूडी जेपीवाई या एयूडी के जितने भी सारे पैर्स और जेपीवाई के कितने भी, जो सारे जितने भी सारे पैर्स, उसमें ज्यादा मूवमेंट रहता है और शांति से चला जाता है। शांत कब हो जाता है? लगभग 5:30 बजे तो एकदम वॉलेटिलिटी रहता है, 6:30 बजे 1 घंटे के बाद थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स थोड़े शांत हो जाते हैं। और 6:30 बजे से 11:30 बजे तक एक अच्छा समय है सुबह ट्रेडिंग करने का। चलिए, दूसरा कौन सा समय अच्छा है? जैसे कि मैंने कहा था कि यूके का मार्केट 1:30 बजे बिल्कुल चालू हो जाता है। 1:30 बजे से 1:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक तो दो मार्केट है शामिल। कौन से? यूके का, इंग्लैंड का मार्केट भी है और टोक्यो का मार्केट, तो यहाँ पे भी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहता है। तो 2:30 बजे तक हम लोग समय देते हैं मार्केट को थोड़ा ठंडा होने के लिए। जैसे 2:30 बज जाता है, तब आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठ सकते हो। 2:30 से 5:15 बजे तक, शाम के 5:15 या 5 या 5:30 6 बजे तक भी आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समर सीजन के लिए वो ठीक है। और जैसे ही 6:30 बज जाता है, तो यूएसए का मार्केट, जब जो कि सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, ये अमेरिका का मार्केट सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है। तो 6:30 बजे से 7:30 बजे तक आपको कुछ नहीं करनी है। 7:30 बजे से 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक आपको अच्छा ट्रेडिंग मौका मिल जाता है। बोले तो वॉलेटिलिटी ज्यादा रहता है, ऊपर नीचे जाने की संभावना ज्यादा है, जहाँ पे लोग पैसे अक्सर कमाते हैं और गंवाते भी है। और ज्यादातर जो स्ट्रैटेजी को लेकर के बैठते हैं, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप और न्यूज ट्रेडिंग के लिए बैठते हैं, वो लोग काफी अच्छा पैसे कमाते हैं। तो मैंने 3 समय ऐसे बताए जो कि भारतीय जो व्यक्ति जो है वो बैठ के काम कर सकते हैं। वो है, पहले 6:30 बजे से 11 बजे तक, सुबह के 6:30 से 11 बजे तक या 11:30 बजे तक अच्छा समय है। सॉरी, दोपहर के 2:30 बजे से लेकर के 5:15 बजे, शाम के 5:15 बजे तक का एक समय जो है अच्छा है, जहाँ पे यूके का मार्केट चालू रहता है।
और जैसे ही यूएसए का मार्केट खुल जाता है, थोड़ा रफ रहता है मार्केट, और न्यूज भी रहता है, काफी सारा न्यूज भी रिलीज हो जाता है यूएसए के समय में। तो आपको 7:30 बजे से लेकर के आपको 11 बजे तक आप काम कर सकते हैं रात के। तो कोई भी क्लास का जो व्यक्ति हो, जो नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, शाम के समय आके बैठ के कुछ कर सकते हैं, या फिर आपका नाइट ड्यूटी है तो फिर आप सुबह थोड़ी देर बैठ के भी काम कर सकते हैं, या नाइट ड्यूटी के दौरान आपको समय अगर मिलता है तो भी आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने समर सीजन का जो है मैंने बता दिया, जो कि अप्रैल से अक्टूबर का है समर सीजन, और इस समय के अनुसार वो चलेगा। विंटर सीजन में थोड़ा अलग है, बाकी कुछ भी नहीं है, सेम है। देखो यहाँ पे 2:30 बजे से चालू होता है, यहाँ पे 3:30 बजे है। तो थोड़ा फर्क है, उतना ही, बाकी ज्यादा कुछ फर्क नहीं, 1 घंटे का ही फर्क है। और बाकी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे लगभग 5:30 से काम चालू हो जाता है, 5:30 बजे से। जैसे कि जापान का मार्केट थोड़ा ठंडा होने के लिए 1 घंटे का समय दे देंगे, तो हम लोग 5:30 से लेकर के 11 बजे तक आप खेल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप 2 बजे बैठ सकते हैं, उसके बाद आप 7 बजे बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी विंटर सीजन का जहाँ पे सवाल है वहां पे आपको थोड़ा समय आपको बदलना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं। तो मैंने ट्रेडिंग के समय भी बता दिए। और खास करके जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो भारतीय लोगों के लिए बना के रखे हैं। तो हम लोग सुबह उठते ही है 6 बजे, तो 6 बजे के जो मौके हैं, 6 से 6:30 से 11 बजे तक आप ट्रेडिंग कर पाओगे। दोपहर में खाना खा के 2:30 बजे बैठ सकते हैं, 2:30 बजे से 5 बजे कोई बैठ के काम कर सकता है। शाम के नौकरी खत्म होने के बाद, जॉब सब खत्म होने के बाद, रेस्ट लेते समय आप चाहें तो आप 7:30 बजे से 11 बजे तक आप बैठ के काम कर सकते हो। तो आपका जो भी ऑर्डर है, जैसे मैंने कहा था, आपका जो भी ऑर्डर है वो ब्रोकर के पास चला जाता है, और ब्रोकर क्या करता है, वही ऑर्डर को लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास देता है। और ब्रोकर के पास एक ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर रहते हैं क्या? नहीं, उनके पास 3 या 4 लिक्विडिटी प्रोवाइडर रहते हैं, या सेंट्रल बैंक रहते हैं, जहां पे आपका ऑर्डर वहां पे पास हो जाते हैं। ब्रोकर आपका ऑर्डर लेके नहीं बैठता है, अगर बैठता है तो फिर वो रिस्की है। तो वो कैसे समझ में आ जाता है हम लोग को? हम लोग को कैसे समझ में आता है कि हमारा जो ऑर्डर है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास चला गया? कोई रेगुलेटेड ब्रोकर है, कोई रेगुलेटेड ब्रोकर है तो फिर आपका जो ऑर्डर है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास चला जाता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो है वही खुद झेल लेता है, जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया था। क्यों झेल लेता है? क्योंकि उनके पास बहुत सारे ब्रोकिंग हाउस जुड़े हुए रहते हैं, और हर एक ब्रोकिंग हाउस 90% लोगों के जो हारने वाले जो ऑर्डर्स हैं वो दे देता है ना। तो इसी वजह से वो लोग जीत जाते हैं। 10% लोग जो जीत जाते हैं उनको पैसे देने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक चीज मैंने कवर किया कि ये कैसे फंक्शन हो जाता है। अभी अभी हम लोग कवर करेंगे what we require for a smooth stock forex market trading business। ओके, तो यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है वो आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि ये सीरियस बिजनेस है। और सीरियस बिजनेस में होता क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे ये तो इतना भी सीरियस नहीं है। नहीं है, तो बहुत सीरियस बिजनेस है। इसीलिए जो मैंडेटरी है, मैंडेटरी बोल नहीं सकता है, कंपलसरी भी मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन ये अगर रहता है तो बेहतर रहेगा। जैसे कि मेरा फर्स्ट पॉइंट है, a good internet connectivity of at least 1 Mbps and electricity supply inverter backup। तो अगर आपको सीरियसली काम करना है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी आपका मोबाइल से यूज नहीं करनी है। आपको लाइन जो है, फाइबर वायर जो भी है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है, अभी बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं। ओके, पहले जमाने में जो है जियो और टाटा ही था। अभी तो लोकली बहुत सारे वेंडर्स हैं जो बैठे हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए, वो भी सुविधा भी ऐसे दिया है कि डिस्काउंट में दिया है। तो आप ये ले सकते हैं, गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ एटलीस्ट 1 Mbps, वो चाहिए चाहिए। A system PC or a lab with good battery और पावर बैकअप एंड रैम। अगर आपके पास पीसी हो तो फिर इन्वर्टर बैकअप आपके पास चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप हो तो 8 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे का जो बैटरी बैकअप वाला लैपटॉप आजकल मिल रहा है। और साथ ही साथ
आपका रैम ज़्यादा होना चाहिए। अभी आजकल के जो लैपटॉप में 4 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB, 32 GB रैम जो रहता है, उसी तरीके से आपको कम से कम 4 से आगे जो है रैम चाहिए, क्योंकि आपका जो MT4 या MT5 या फिर वेबसाइट ट्रेडिंग जब आप करते हो, कभी भी हैंग नहीं होनी है आपका सिस्टम। चलिए, थर्ड जो पॉइंट है, अ टेबल स्पेस विद अ कंफर्टेबल और सूटेबल चेयर, ये आपको चाहिए। ये तो आपको पता ही है, कोई भी बिजनेस के लिए अगर आपके पास 10,000 करोड़ का कुछ बिजनेस है, तो ढेर सारे एम्प्लॉयज लगते हैं वहां पे। लगभग 100 या 200 या 1000 एम्प्लॉयज लगते हैं 10,000 करोड़ के, जो आपके पास एक कंपनी है तो। यहाँ पे 10,000 करोड़ क्या, 20,000 करोड़ क्या, आपके पास यदि एक स्मॉल टेबल हो, एक छोटा सा टेबल हो, अच्छा खासा टेबल हो, उसके ऊपर आपका सेटिंग्स हो और कंफर्टेबल चेयर हो, तो फिर आप 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ के भी आपका जो है टर्नओवर आप खुद अकेला ही कर सकते हैं। तो ये ताकत होती है फॉरेक्स या कोई भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की। तो इसीलिए आपको यहाँ पे एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका जो है आप खुद कर सकते हैं। अ स्मॉल रिमोट रूम और ऑफिस विदाउट एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस। आप जब भी बैठो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, तो हो सकता है आपका छोटा सा एक कमरा हो या फिर बड़ा कमरा हो जो कि घर में ही है, और वो रिमोट होनी चाहिए, मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। या फिर आप ऑफिस में बैठो जहाँ पे आप खुद अकेला ही बैठा हो, या कोई जो है डिस्टर्ब करने के लिए बाहर से कोई नहीं आता होगा। ओके, तो ये चीज चाहिए, क्योंकि डिस्टर्ब हो गए तो फिर आपका जो है ट्रेडिंग प्रैक्टिस जो है वो बिगड़ सकता है। अ गुड मेंटल फ्रेमवर्क विदाउट एनी टेंशन, विच मीन्स पीस ऑफ माइंड। तो अगर बाहर से कोई डिस्टरबेंसेस नहीं आती है, तो अंदर से भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपका मेंटल फ्रेमवर्क प्योर पीस ऑफ माइंड चाहिए, बोले तो कुछ डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड, जैसे कि लोन का डिस्टरबेंस या फिर फैमिली का टेंशन, वो आपको ले करके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आना ही नहीं है। आपका जो मन है वो शांत रहना चाहिए, तब जा करके अच्छा डिसीजन आप ले पाओगे, अच्छा फैसला आप ले पाओगे, ठीक है ना? ट्रेड ओनली विद डिस्पोजेबल मनी एंड नॉट विद द लोन और बोरोड फंड। बहुत सारे ट्रेडर्स को मैंने देखा है कि पहले कॉन्फिडेंस को अपनाते हैं, कॉन्फिडेंस आने के बाद वो खुद सोचते हैं कि मैं बाहर से पैसे लूंगा, लोन लूंगा, या किसी दोस्त के पैसे लूंगा, या किसी से मैं खरीद लूंगा पैसे और मैं ट्रेडिंग करूंगा, और उनको जो है 5% या 10% उनको वादा करेंगे। वैसे बिल्कुल नहीं करनी है। आपको खुद के पैसे से आपको खेलना पड़ेगा। आपका खुद का पैसे से ही आप कुछ कमा सकते हो। अगर लोन लेता है तो भी बर्डन है, आपके दिमाग में प्रेशर रहेगा। और बोरोड फंड, किसी से आप बोरो करते हैं तो फिर आप 10% या 20% से बोरो करते हैं तो फिर आप बर्बादी हो जाओगे। तो कभी भी लोन या बोरोड फंड से आप ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि प्रेशर तो रहता ही है। सेट और एक्वायर सक्सेस ट्रेडिंग मेथड एंड ट्रेड रिलीजियसली बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल। आपने यदि कोई अच्छा खासा ट्रेडिंग टूल या ट्रेडिंग मेथड या कोई इंडिकेटर आपने अपनाया हो, तो उसको 6 महीने तक लगातार फॉलो कीजिए, और 6 महीने के बाद आप उसको फेंकें। या फिर हम लोग जो सिखाते हैं आपको ट्रेनिंग के दौरान, जो कि स्ट्रैटेजीज रह सकता है, इंडिकेटर बेस्ड रह सकता है, कोई टेक्निक रह सकता है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला रह सकता है, वो जो भी फॉर्मूला है या टेक्निक हो या इंडिकेटर बेस्ड ट्रेनिंग हो या ट्रेडिंग हो, तो उनको जो है आप 6 महीने तक लगातार फॉलो करना होगा। उसके बाद आप ठुकराइए उसको। नेवर ओवर ट्रेड एंड यूज हैवी लिवरेजेस। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है फॉरेक्स में, लिवरेज का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी रहता है कि लिवरेज यूज करके जो मार्जिन अमाउंट आपको भरना है वो काफी कम रहता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, $1200 का जो माल है वो $3 में मिल जाता है। क्यों? उसको बोलता है मार्जिन। और मार्जिन $3 ही क्यों भरनी है? क्योंकि लिवरेज मिलता है 1:400, 1:500 का लिवरेज मिलता है। तो लोगों को एक्चुअल वैल्यू का पता ही नहीं रहता है, इसी वजह से बहुत सारे लॉट साइज, बहुत सारे वॉल्यूम में खेलते हैं, और इसी वजह से लॉस होने का जो चांसेस है वो सबसे ज्यादा है फॉरेक्स में। तो इसी वजह से हम लोग के ट्रेनिंग प्रैक्टिस जो है, ट्रेनिंग के दौरान आपको ये समझा देंगे कि कितने सारे लॉट साइज खेलनी होगी $500 के लिए।
और कितने सारे $1000 के लिए, और कैसे एवरेजिंग कर सकते हैं। एवरेजिंग भी 3 प्रकार के हैं, लीनियर एवरेजिंग, एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग और जो मार्टिंगल एवरेजिंग। तो लीनियर, एक्सपोनेंशियल और मार्टिंगल। तो मैं बोलूँ कोई भी एवरेज नहीं करनी है जब तक आपका कैपिटल छोटा है। कैपिटल छोटा है तो बिल्कुल एवरेजिंग नहीं करनी है। अगर कैपिटल बड़ा हो तो कैसे एवरेज करनी है और कौन से एवरेज करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। Never fight or have a revenge with the market. Rather, you can follow the market wherever it goes and trade according to the trend. एक बार आपका पैसा मार्केट ने खा लिया या आपके वजह से खो दिया आपने पैसे, तो वो पैसे पाने के चक्कर में आप रहना ही नहीं है। जो पैसे गया है वो बिल्कुल नहीं आएगा। मालूम पड़ा आपने सब्जी का दुकान खोला है और सब्जी जो है सड़ गए हैं। जो सड़े हुए सब्जियों को बेच के आप पैसे कमा सकते हैं क्या? आपने जो ताजा सब्जी लाया था मार्केट से और ताजा बेचने वाले थे, लेकिन कोई खरीदार नहीं थे, कोई खरीदने के लिए लोग आए नहीं आपके दुकान में, तो जो फ्रेश सब्जी थे, जो अच्छा सब्जी थे, वो खराब हो गए। तो वो खराब सब्जी आप बेच सकते हैं क्या? बोले तो सड़ा हुआ सब्जी आप बेच सकते हैं क्या? वो तो मार्केट ने खाया और मार्केट में खो दिया है। तो वैसे ही यहाँ पे यदि आप खो जाते हैं, आपके पैसे जो हैं आपने खोए आपके तरफ से, तो वो पाने की कोशिश मत करना, नए मौके को ढूँढना है। वो जो चला गया वो गया, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। भविष्य में कभी भी खोया हुआ पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन नए मौके को ढूँढिए, आराम से, ओके, आपका मन शांत रख के नए मौके को ढूँढिए और नए मौके से आपको जो है ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ या ट्रेडिंग जो है मिल जाएँगे, मौके मिल जाएँगे, ताकि आप पैसे वहाँ से कमा सकते हैं, आराम से अगर करते हैं तो। और फॉलो ट्रेंड करना है। देखो मैंने ये भी कहा है आपको, जो खोया हुआ पैसे को सोच में या जो ख़्यालों में रखना भी नहीं है। आपको सिर्फ़ ट्रेंड फ़ॉलो करनी है और मौके को ढूँढने और मौके मौके को लेना है और पैसे कमाना है। ऑलवेज़ हैव स्टॉप लॉस, टारगेट एंड काउंटर पोज़ीशन। यहाँ पे तो नॉर्मल हेज और फंडामेंटल हेज भी करके आप लूज़िंग फंड को बचा सकते हैं। जैसे कि फॉरेक्स में एक चीज़ दिया है, काउंटर पोज़ीशन लेने का एक मौका दिया है, काउंटर पोज़ीशन। काउंटर पोज़ीशन का मतलब है हेज। आप हेज करा सकते हैं यहाँ पे। भारत में जो इंडियन स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग जो होती है एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स, कमोडिटी, इंडियन करेंसी पेयर मार्केट में, आपको हेज का जो है मौका दिया नहीं जाता है। आप अगर हेज करना चाहते हो वहाँ पे, तो आपको फ्यूचर्स या ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ती है। यहाँ पे वही इंस्ट्रूमेंट में आप हेज करा सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ही समाप्त होते हैं। अगला वीडियो फिर से फ्री रहेगा। फ्री बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएँगे, बहुत सारे फ्री वीडियोस। सिर्फ़ हम लोग चार्जेस लेते हैं, नॉमिनल चार्जेस लेते हैं स्ट्रैटेजी के लिए। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? जहाँ पे आपको ट्रेड लाइक मास्टर पैसे कमाने के जो इंजन है, वो आपको प्रदान करेंगे। तो जैसे ही जो पैसे कमाने के इंजन आपको मिल जाते हैं, तुरंत जो है प्रैक्टिसेस करके आपको जो है आप आज़ादी पा सकते हो और पैसे बहुत सारे ढेर सारे कमा सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच।